तो सोचिए, क्या होता अगर भारत और पाकिस्तान कभी अलग ही नहीं होते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम इसी ऑल्टरनेट हिस्ट्री और उसकी जियोपॉलिटिकल हकीकत को टटोलने वाले हैं। एक ऐसा उपमहाद्वीप जिसका कभी बंटवारा ही नहीं हुआ। अक्सर जब इस अखंड भारत की बात होती है तो हमारे दिमाग में सचिन और शोएब अख्तर की जुगलबंदी या एक साथ क्रिकेट खेलने वाली टीम का ख्याल आता है, राइट? लेकिन हकीकत में पॉप कल्चर के इन सपनों से कहीं आगे इसका असली आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव आपको पूरी तरह चौंका देगा। मतलब बात सिर्फ क्रिकेट या संगीत की नहीं है, बात है ट्रिलियंस की बचत और एक बिल्कुल ही अलग वर्ल्ड ऑर्डर की। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतिहास का रुख बदला कहाँ से? ये समझने के लिए हमें 1857 के विद्रोह से लेकर 1946 की उस विनाशकारी हिंसा तक का सफर देखना होगा। दिलचस्प बात यह है कि 1857 में जहां हिंदू और मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे, वहीं बाद के दशकों में ऐसा क्या हुआ जिसने इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी? और यही एंट्री होती है ब्रिटिश सरकार की सेपरेट इलेक्टोरेट्स या पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की नीति की। इसने बिल्कुल फॉर्मल तरीके से धर्म के आधार पर राजनीतिक विभाजन के बीज बो दिए। सीधा सा फंडा था, कुछ सीटों पर सिर्फ एक खास धर्म के लोग ही वोट दे सकते थे और बस यहीं से राजनीतिक दूरियां गहरी होनी शुरू हो गईं। अगर हम इतिहास के पन्नों को बिना किसी पक्षपात के पलटें तो साफ दिखता है कि दोनों तरफ के संगठनों ने इस विभाजन की नींव रखी थी। 1937 के इस बयान को ही ले लीजिए, जहां विनायक सावरकर जैसे नेताओं ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हिंदू और मुसलमान दोनों पूरी तरह से अलग राष्ट्र हैं। और ठीक इसी सुर में सुर मिलाते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसी टू नेशन थ्योरी को आगे बढ़ाया। 1940 के लाहौर अधिवेशन में उन्होंने ऑफिशियली मुसलमानों के लिए एक अलग होमलैंड की मांग रख दी। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ पनप रही इस विचारधारा ने बंटवारे की आग में कैसे घी का काम किया। अब यहां एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है, 1946 के चुनाव। अक्सर इन्हें पाकिस्तान के समर्थन का सबसे बड़ा सबूत मान लिया जाता है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने 425 सीटें जीती थीं। लेकिन असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि वोट देने का अधिकार सिर्फ आबादी के सबसे अमीर 3% लोगों के पास था। टैक्स और प्रॉपर्टी की इतनी सख्त शर्तें थीं कि आम इंसान तो वोटिंग बूथ तक पहुंच ही नहीं सकता था। तो यहां से हम आते हैं अपने अगले हिस्से पर, बंटवारा कैसे रोकता, इतिहास के 3 अहम मोड़। बस जल्दी से इन पर नजर डालते हैं। विभाजन को रोकने के लिए मोटे तौर पर 3 सिनेरियो हो सकते थे। पहला, एक ऐसा कूटनीतिक चमत्कार जहां गांधी जी किसी तरह जिन्ना को अपनी मांग छोड़ने के लिए मना लेते। दूसरा, एक काफी हिंसक और अस्थिर सिनेरियो जहां नाथूराम गोडसे का निशाना गांधी की बजाय जिन्ना होते। और तीसरा, एक ऐसा राजनीतिक हस्तक्षेप जो असल में मुमकिन था। चलिए इस तीसरे और सबसे रियलिस्टिक रास्ते पर बात करते हैं। सोचिए, अगर ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन का असर यहां थोड़ा पहले होता, अगर एंटी इंपीरियलिस्ट लेबर पार्टी और क्लेमेंट एटली थोड़ी फुर्ती दिखाते, हर वयस्क को बिना किसी शर्त के वोट देने का अधिकार दे देते और नफरत फैलाने वालों को फौरन गिरफ्तार कर लेते, तो शायद उन भयानक सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सकता था और बंटवारा टल सकता था। अब आते हैं एक बहुत ही अहम सवाल पर, नया जनसांख्यिकीय स्वरूप, 1.76 बिलियन की आबादी का सच। अगर बंटवारा रुक जाता तो आज इस अखंड देश की कुल आबादी करीब 1.76 बिलियन यानी 125 करोड़ के पार होती। जनसांख्यिकीय संतुलन बिल्कुल अलग होता, जिसमें लगभग 62% हिंदू और 32% मुसलमान एक साथ रह रहे होते। पर क्या इतने बड़े और विविध देश को संभालना आसान होता? बिल्कुल नहीं। इस नई महाशक्ति को बिखरने से बचाने के लिए बहुत ही सख्त कदम उठाने पड़ते, बिल्कुल सिंगापुर के हाउसिंग मॉडल की तरह, जहां एथनिक इंटीग्रेशन की नीतियां लागू की गईं ताकि अलग अलग गुट न बने और युगोस्लाविया की तरह देश के टुकड़े टुकड़े होने से बच सकें। इस पूरी स्थिति का एक और बहुत बड़ा पहलू है भू राजनीतिक प्रभाव, दुनिया का नया नक्शा। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, अखंड भारत में पूर्वी हिस्से की तस्वीर एकदम अलग होती। बंगाली आबादी पर कभी उर्दू भाषा नहीं थोपी जाती, जिसका सीधा मतलब है कि 1971 का युद्ध और बांग्लादेश का निर्माण कभी होता ही नहीं। पूर्वोत्तर के राज्यों में आज जो हम इमिग्रेशन का संकट देखते हैं, वो भी नदारद होता और पूरे देश को जोड़ने के लिए अंग्रेजी एक प्रमुख ब्रिज लैंग्वेज बनी रहती। और इसे ही कहते हैं असली जियोपॉलिटिकल बटरफ्लाई इफेक्ट। सोचिए, शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के दौरान ये विशाल अखंड उपमहाद्वीप पूरी तरह से न्यूट्रल रहता।
अमेरिका के पास कोई पाकिस्तान नहीं होता जिससे वो एक प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल करके अफगानिस्तान में सोवियत विरोधी लड़ाकों को हथियार भेज सकें। इसका एक सीधा और बहुत बड़ा नतीजा ये होता कि तालिबान का कभी जन्म ही नहीं होता। अपने ही रीजन की बात करें तो इस एकजुटता का सबसे बड़ा फायदा कश्मीर को मिलता। विभाजन और उसके बाद होने वाले प्रॉक्सी वॉर्स के बिना 1980 और 90s के दशक में हमने जो आतंकवाद का दौर देखा और जिस तरह कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ना पड़ा, वो सब त्रासदियां हमेशा के लिए टल जाती। और अगर इसके आर्थिक पहलू पर नजर डालें तो वो भी कम चौंकाने वाला नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो 4 ऐतिहासिक युद्ध लड़े गए, उनसे बचकर और अपने रक्षा बजट को संतुलित करके हम सालाना करीब 60 ट्रिलियन रुपए बचा सकते थे। जी हां, 7 ट्रिलियन। ये एक ऐसा अमाउंट है जो किसी भी देश की तकदीर पलट सकता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर इतनी बड़ी रकम बचती तो घरेलू राजनीति पर इसका क्या असर होता। राजनेताओं के पास अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कोई पड़ोसी देश बलि का बकरा नहीं होता। उन्हें मजबूरन ये सारा पैसा स्कूल, अस्पताल और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में निवेश करना पड़ता। राजनीति का पूरा फोकस ही बदल जाता। खैर, जो नहीं हुआ वो तो नहीं हुआ, लेकिन क्या आगे ऐसा कुछ संभव है? पुनर्मिलन का खाका, भविष्य की ओर एक नजर। इस बात को समझने के लिए जॉर्ज ऑरवेल की किताब 1984 का एक कॉन्सेप्ट बहुत सटीक बैठता है। वो कहते हैं कि युद्ध किसके साथ है ये मायने नहीं रखता, मायने सिर्फ ये रखता है कि युद्ध चल रहा है। ये स्थिति समाज को असल मुद्दों से भटकाए रखती है और संघर्ष का फायदा उठाकर कुछ राजनेता सत्ता में बने रहते हैं। विभाजित देशों की यही कड़वी सच्चाई है। तो इसका साफ मतलब है कि अगर कभी कोई पुनर्मिलन होना है तो वो किसी लीडर का टॉप डाउन चमत्कार नहीं हो सकता। इसकी शुरुआत बिल्कुल जमीनी स्तर से एक बॉटम अप अप्रोच के जरिए होनी चाहिए, जहां सबसे पहले अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव खत्म हो, धर्म पर आधारित राजनीति बंद हो और आम लोगों के बीच एक सच्चा सहयोग बन पे। और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, इतिहास में ऐसा हो चुका है। जरा यूरोप की तरफ देखिए। फ्रांस और जर्मनी कभी एक दूसरे के खून के प्यासे थे, लेकिन उन्होंने अपनी नफरत को पीछे छोड़कर यूरोपियन यूनियन खड़ा कर दिया। तो क्या इसी तर्ज पर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर एक एशियन यूनियन का निर्माण नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके रखते हैं। क्या कभी आम नागरिक अपने जमीनी सहयोग को इतनी मजबूती दे पाएंगे कि दशकों के इस ऐतिहासिक और राजनीतिक विभाजन को भुलाकर एक शांतिपूर्ण और एकजुट एशियन यूनियन हकीकत बन सके? इस बारे में जरूर सोचिएगा।